और चलिए सीधे आपको राज्यसभा लेकर चलते हैं, जहां पर कार्रवाई शुरू हो गई है। मेरे नाम के सामने मत संख्या 1 का वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। श्री BL वर्मा। नहीं, उपसभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से बचाने की जरूरत है। 18 भाषाओं अर्थात असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाओं में सुविधा प्रदान की जा रही थी। अब इसमें कश्मीरी, कोंकणी और संताली भाषाओं को भी शामिल कर लिए जाने से हम संविधान में उल्लिखित सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी। संसद है जिसमें 22 भाषा के अंदर हम साइमल्टेनियस उपलब्ध है। दुनिया में कहीं नहीं है इतनी भाषाओं के अंदर। ये भारत के संविधान और भारत पे हमको गर्व करना चाहिए, देश के लोकतंत्र पे गर्व करना चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह आपसे कि आप सदन चलाने में सहयोग करें। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है। मुझे आशा है आप सदन चलाने में सहयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 361 डॉक्टर संजय जायसवाल 361। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पे रख दिया गया। माननीय सदस्य, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राजभाषा का मेरा प्रश्न है और आज ही के दिन आपने सभी 22 भाषाओं में अनुवाद इस लोकसभा में आज से ही परमिशन दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक बिहारी होने के नाते आपका माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैथिली भाषा में भी संविधान आज उपलब्ध है। आज मैथिल लिखने वाले, पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का संविधान मैथिली भाषा में भी पढ़ सकता है। उसके लिए भी मैं आपका और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मेरा एक सुझाव भी है, भारत में बहुत सारी ऐसी भाषाएं, बोलियां हैं जो बहुत जगह प्रचलित हैं, और जैसे मेरी भोजपुरी की जो बोली है वह लगभग दुनिया के 30 करोड़ लोगों के द्वारा भी बोली जाती है। तो मेरा माननीय मंत्री जी को यह सुझाव रहेगा कि जब आपने ये सीडेक से और आप स्वयं इस संसद में 22 भाषाओं में परिवर्तित करके सभी कार्य कर सकते हैं, तो पत्राचार की भाषा हमारी 8वीं सूची से हिसाब से हो सकती है। तो कृपया कर मेरा सुझाव रहेगा कि सरकारी कार्यों को भाषा परिवर्तन का भोजपुरी में भी किया जाए, जिससे भोजपुरी की जो 30 करोड़ की संख्या है वह उसका लाभ उठा सके। इसके बारे में कुछ माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने भोजपुरी भाषा के महत्व को भी बताया है और इनके कुछ सुझाव भी आए हैं। तो मैं माननीय सदस्य महोदय से और सदन को यह जरूर बताना चाहूँगा कि अष्टम सूची में जो भी 22 भाषाएं हैं, उसके संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए, प्रचार प्रसार के लिए माननीय मोदी जी की सरकार तो प्रतिबद्ध है ही, संकल्पित है ही। लेकिन अगर कोई लोक भाषा भी है, स्थानीय स्तर पर अगर वह सांस्कृतिक रूप में और बोलचाल की भाषा में पहचान बना ली है, तो उसके महत्व को भी हम महत्वपूर्ण मानते हैं। और जो सुझाव है इनका, इस विषय पर हम संजय जी से बैठकर एक बार जरूर चर्चा करेंगे। बहुत
बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा दूसरा प्रश्न है, एक तो आज इतना बड़ा दिन है जिसमें हमारे विरोधी दल के इन सभी की भाषाओं का आप उनकी भाषा में वो चाहे तो जवाब और सवाल सुन सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट यही है कि इटालियन भाषा जोड़ी जाए, तभी ये लोग तैयार होंगे। मेरा दूसरा प्रश्न है कि विगत वर्षों में केंद्र सरकार के द्वारा राजभाषा सहित विभिन्न भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं और इनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, इनके बारे में क्या मंत्री जी विस्तार से सदन को बताएंगे? महोदय, केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में राजभाषा सहित भाषाओं के अन्य भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कई कदम उठाए हैं। जैसे अखिल भारतीय राजसभा सम्मेलन का आयोजन भी हो रहा है, भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की गई है, हिंदी शब्द सिंधु डिजिटल शब्दकोश तैयार किया गया है और यह अति महत्वपूर्ण है और जिसका लाभ बहुत मिल रहा है। इसमें हिंदी के मानकीकरण और भाषा तकनीक के विकास हेतु ऑनलाइन हिंदी शब्दकोश जिसमें 7 लाख से अधिक शब्द शामिल हैं। महोदय, कंठस्थ अनुवाद प्रणाली तैयार किया गया है। कंठस्थ एक स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली है जिसमें 5 करोड़ से अधिक वाक्य शामिल हैं। यह प्रतिदिन 15 से 20 हजार नोटिंग का अनुवाद करती है। महोदय, लीला हिंदी प्रवाह ऐप मोबाइल बनाया गया है जो 14 भारतीय भाषाओं के उपयोगकर्ताओं को हिंदी सिखाने का सहज और निःशुल्क माध्यम है। महोदय, ई सरल हिंदी वाक्य कोश बनाया गया है जिसमें अब तक 6 लाख शब्द एवं 14,000 से अधिक वाक्य शामिल किए जा चुके हैं। महोदय, राजभाषा हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण तकनीकी टूल विकसित किए गए हैं। केंद्रीय समितियों का गठन हुआ है। 537 नगर भाषाओं कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी हिंदी को पहचान मिली है। अब विश्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट में उपलब्ध है। फिजी की सह राजभाषा एवं अबू धाबी में न्यायालयों की तीसरी आधिकारिक भाषा हिंदी बनी है। महोदय, राजभाषा के साथ साथ जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उसको महत्व दिया जा रहा है, इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमारी जो मातृभाषा है, हमारी योग्यता, हमारी मेधा हमारी मातृभाषा में ज़्यादा परिलक्षित होती है और इसके लिए जितनी भी भाषाएं हैं उसको संरक्षित और संरक्षण देने का काम विभिन्न पहलुओं पर हम करते हैं। और इसका आप अभी जो भाषा अनुभाग बना है भारतीय भाषा के लिए, अब विभिन्न भाषाओं में कई राज्यों के जो वहाँ की आधिकारिक भाषा के प्रथम स्थान पर है, उस पर अब हम लोग पत्राचार भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 362, क्वेश्चन नंबर 362, श्री जी सेल्वम। माननीय मंत्री जी। सर, a statement is laid on the table of the house. श्री लव श्री कृष्णा। Thank you for giving me the opportunity to speak on this important question, sir. Sir, PM Awas Yojana, Gramin is a huge success. It has given 3 benefits. 1, to provide houses for the poor. 2, to provide work for the rural population. 3, to revive and boost the rural economy, sir. And Minister has given a very elaborate answer in this question. So I want to ask the Minister very specifically, in Tamil Nadu, how many houses has been sanctioned? What is the budget allocated for this scheme in Tamil Nadu? And in Tamil Nadu, any new survey has been done and to identify the new houses? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्हें तमिलनाडु की गरीब जनता का सवाल पूछा है। मुझे कहते हुए बहुत तकलीफ है माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तमिलनाडु में भी गरीबों के मकान बनाने के लिए लक्ष्य आवंटित किया है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्याय की पराकाष्ठा है। 1 साल से ज्यादा हो गया, 2,15,000 मकान तमिलनाडु की सरकार ने पीएम आवास के स्वीकृत ही नहीं किए हैं। हम पैसा दे रहे हैं गरीबों के मकान बनाने के लिए, और तमिलनाडु की सरकार मकान स्वीकृत नहीं कर रही। ये अन्याय है, ये गरीबों के साथ धोखा है, ये पाप है माननीय अध्यक्ष महोदय। और इतना ही नहीं, 3,10,000 मकान पूरे ही नहीं हुए, वहां पैसा दिया जा चुका है, लेकिन सरकार मकान पूरे नहीं कर रही। 608 करोड़ रुपया तमिलनाडु सरकार के खाते में पड़ा हुआ है। भारत सरकार का, केंद्र सरकार का अंश 608 करोड़ रुपया तमिलनाडु के खाते में पड़ा है। वो गरीबों का मकान नहीं बना रहे, मकानों को स्वीकृति नहीं दे रहे। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, 2018 के आवास प्लस की सूची के 50,815 मकान का लक्ष्य हम तमिलनाडु को नहीं दे पा रहे। आखिर इनको तकलीफ क्या है? गरीबों के मकान बनेंगे तो इनको तकलीफ क्या है कि मोदी जी का नाम होगा, इसलिए मकान नहीं बनने दे रहे। और पराकाष्ठा तो यह है कि पूरे देश में वो गरीब जिनके पास कच्चे घर हैं, उनको नया मकान बनाने के लिए 2024 में सर्वे किया गया। तमिलनाडु की सरकार ने सर्वे नहीं किया, सर, सर्वे तक नहीं किया। ये गरीबों के साथ अन्याय है, धोखा है, पाप है। मैं तमिलनाडु सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि गरीबों के मकान स्वीकृत करे, गरीबों के मकान बनाने के लिए वो सर्वे करे, ताकि हम गरीबों के मकान बना सके। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं तमिलनाडु की सरकार से, गरीबों के साथ अन्याय ना करे। नंबर 3CC विष्णुदास शर्मा। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रश्न क्रमांक 363। अध्यक्ष महोदय, विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश के अंदर कृषि शिक्षा में 77 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, ICAR के द्वारा 113 इंस्टीट्यूशन, 425 शासकीय महाविद्यालय और 300 के लगभग प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेजेस देश के अंदर चल रहे हैं। लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में हैं और लगभग 2 लाख के करीब विद्यार्थी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में शुरू हुए हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। लेकिन देश के अंदर कोई भी ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम एग्रीकल्चर एजुकेशन का नहीं है जो इनको मॉनिटरिंग कर सके, इनके एक्रेडिटेशन के लिए काम कर सके। और इसके कारण कई प्रकार की समस्याएं देश के अंदर आ रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गुणात्मकता के लिए एग्रीकल्चर एजुकेशन की नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा और स्थानीय प्रासंगिकता से परिपूर्ण हो, जिससे एकदम अभी एजुकेशन परे है, तो इस दिशा में क्या सरकार कोई इस प्रकार का संस्थान जो इनके मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए खड़ा कर सके, सरकार इसके बारे में विचार कर रही है? जैसे ICMR है मेडिकल के लिए, इसी प्रकार से नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन काउंसिल जैसी संस्था क्या देश के अंदर इसकी मॉनिटरिंग के लिए खड़ी होगी? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शिक्षा के क्षेत्र में, विशेष तौर से कृषि के क्षेत्र में इस देश के अन्नदाताओं के लिए, उनकी भलाई के लिए जो एक ज्वलंत प्रश्न पूछा है,
अध्यक्ष महोदय, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो ये विपक्ष वाले जो किसानों के वोट से जीत के आ रहे हैं, आज किसान के हित की बात सुनना नहीं चाह रहे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बताया वर्तमान में कृषि संबंधित विज्ञानों के उच्च शिक्षा के लिए नियमन और संवर्धन के लिए किसी स्वतंत्र वैधानिक निकाय समर्पित एजेंसी की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में सामान्य शिक्षा परिषद और सेटलोर समिति का प्रावधान है, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो कि कृषि शिक्षा के लिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी के रूप में कार्य करेगा। PSCB GSC के सदस्य के रूप में शैक्षणिक मानकों को निर्धारित करने के लिए अपने डोमेन विषयों के शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करती है। इसके साथ अध्यक्ष महोदय, कृषि शिक्षा की गुणवत्ता की प्रतिष्ठा को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रवर्तन बोर्ड NEAB के द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और कार्यक्रमों के प्रवर्तन के लिए कार्य कर रही है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रवर्तन बोर्ड के उद्देश्य 4 हैं। प्रवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत संस्थान और निर्धारित न्यूनतम मानदंडों की पहचान करना, मौजूदा कृषि संबंधित विषयों को संस्थानों को शैक्षणिक कार्यक्रमों तहत सुधार के मार्गदर्शन करना, नए संस्थानों एवं कार्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहित करना, कृषि शिक्षा अनुसंधान राष्ट्रीय प्रवर्तन को अनुरूप प्रवर्तन के मानदंड, संस्थान का दृष्टिकोण, मिशन उद्देश्य, शासन और प्रशासन, शिक्षा परिक्षण गुणवत्ता और उसके अलावा शोध, नवाचार, शिक्षकों की योग्यता, क्षमता, छात्र विकास, समर्थन सेवाएं, भौतिक संस्थान, आधारभूत संस्थान, वित्तीय संस्थान, प्रबंधन, गुणवत्ता आश्वासन, सतत सुधार, इस तरह के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि लैब में तैयार की गई तकनीकों को किसानों तक जल्द से जल्द पहुंचाना चाहिए, जिसका वो भरपूर लाभ ले सकें। इस दिशा में किसान एवं कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विकसित कृषि संकल्प अभियान द्वारा 29 मई से 12 जून 2025 तक चलाया गया। क्या विकसित कृषि संकल्प अभियान आगे भी चलेगा? इस अभियान को जारी रखने के लिए भविष्य की क्या योजना है? मंत्री जी से अनुरोध है कि विस्तृत जानकारी सदन को साझा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी शिक्षा के क्षेत्र में कई वर्षों तक काम कर चुके हैं। माननीय राज्य मंत्री जी ने उत्तर उनको पहले प्रश्न का भी दिया है, लेकिन वो एग्रीकल्चर की कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्य भी है, उस पर भी विचार करके हम एग्रीकल्चर एजुकेशन को भी कैसे बेहतर कर पाए उसका भी प्रयत्न करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा सवाल उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पूछा है, ये मोदी सरकार है माननीय अध्यक्ष जी, जिसने जो शोध और अनुसंधान लैब में होता है उसको लैंड तक पहुंचाने का फैसला किया है। पहली बार ये हुआ है कि देश के वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक लैब से निकल के लैंड तक गए हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत, और 1,33,00,000 किसानों से सीधा संवाद किया है। 60,000 से ज्यादा कार्यक्रम हुए और उन कार्यक्रमों में नए बीज, नई कृषि पद्धतियां, मैकेनाइजेशन के नए सिस्टम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप वहाँ कौन सी फसल ठीक होगी, माटी में जो पोषक तत्व उसके हिसाब से कौन सी फसल की कौन सी किस्म वहाँ पैदा होगी, उसके बारे में एजुकेट करने का प्रयत्न किया।
और माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बड़े सुपरिणाम सामने आए हैं। हमको लगभग 500 विषय ऐसे मिले जिन पर आज शोध की जरूरत है, और मोदी सरकार ने हमने ये तय किया है कि अब वैज्ञानिक शोध लैब में अपने मन से नहीं करेंगे। जो किसान की समस्या है उसके आधार पर शोध किया जाएगा, उसके आधार पर रिसर्च किया जाएगा। ऐसे शोध के 500 विषय हमने तय किए हैं और 300 नवाचार किसानों ने भी किए हैं। उन नवाचारों को भी वैज्ञानिक स्वरूप देके हम किसानों तक ढंग से पहुंचाएंगे। और ये विकसित कृषि संकल्प अभियान मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को और सारे किसानों को सूचित करना चाहता हूं। 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक फिर विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रारंभ होगा। हमारे हजारों वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कर्मचारी, अधिकारी, हमारे प्रगतिशील किसान और खुद कृषि मंत्रीगण फिर किसानों के बीच जाएंगे ताकि रबी के फसल में हम जो बेहतर तकनीक है वो अपना सकें और देश के अन्न के भंडार भर सकें।